दूसरे क्या कहेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे किस सिचुएशन में होंगे आप अपनी डिप्लोमेसी से काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। रिसेंटली चाइना एंड टर्की कह रहे हैं कि G20 की जो बैठक अब शुरू होने वाली है 22 से 24 मई टूरिज्म को लेकर जम्मू कश्मीर में, हम उसमें शामिल नहीं होंगे जी। क्यों नहीं शामिल होंगे? अब चाइना का स्टैंड तो वो पाकिस्तान के साथ अलाइन है। चाइना का कहना है हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी में शामिल नहीं होते। अभी हम बताएंगे चाइना पर भी। टर्की देखिए क्या कह रहा है, वो खुश नहीं है कि कश्मीर में जो सिचुएशन है उसको भारत किस तरीके से हैंडल कर रहा है। देखिए डिप्लोमेसी हैज लॉट टू डू अबाउट चूजिंग राइट वर्ड्स इन राइट टाइम एंड दैट्स हाउ वी यूज स्ट्रेटेजी। तो अभी तक हम टर्की पर फुल ब्लोन नहीं गए हैं उनके यहां के कुर्दिश मामले को लेकर, लेकिन अगर टर्की ऐसे ही करता रहा तो हो सकता है इस वाली फाइल को हमें ओपन करना पड़े। चलिए जरा शुरुआत करते हैं, क्या है ये कुर्दिश इशू और कैसे हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। देखिए टर्की में कुर्दिश माइनॉरिटी है, कुर्द, जिनको जो टर्किश गवर्नमेंट है वो कहती है कि कुर्द शब्द मत यूज करो, आप तो माउंटेन टर्क हो। हालांकि जो मेजर मुश्किलात जो टर्की की सरकार को आई वो इन शख्स की वजह से आई। आप इनको देख रहे होंगे, अब्दुल्ला ओकलन एक स्टूडेंट थे। 1978 में इन्होंने पीकेके नामक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। एक तरीके से स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम था कुर्दिश राइट्स को लेकर, यानी कि अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। अपने अधिकार, क्या कुर्द लोगों के अधिकारों का दमन हो रहा था? जी हां। कुर्द एक माइनॉरिटी है टर्की रीजन में, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में है ये। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी शो करूंगा। हालात कुछ ऐसे थे कि एक हाइपर नेशनलिज्म की वेव चल रही थी टर्की में और उसका कहना था कि कुर्द भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कुर्द कल्चर को प्रमोट नहीं होना चाहिए, केवल एक पहचान हो पूरे टर्की में सब लोगों की, वो हो टर्किश। तभी बता रहे हैं तुम तो माउंटेन टर्क हो। खैर, इस वजह से इनको काफी दमन झेलना पड़ा। जो लोग इनके कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनके पॉलिटिकल, इनके हितों की बात करने लगे, ग्रुप पॉलिटिक्स की बात करने लगे, उनका एसेसिनेशन होने लगा, पॉलिटिकल मर्डर्स हुए, कई लोग गायब हो गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये मूवमेंट चली और आज तक ये मूवमेंट चल रही है। इन्होंने दो ही मांग की थी, एक तो आजादी यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहिए, चलो भाई टर्की उसको नहीं मान रहा। एक उन्होंने मांगा ऑटोनॉमी विद इन टर्की, कि कम से कम हमें अपने ही क्षेत्र में सरकार चलाने में हमारी भूमिका को थोड़ा स्ट्रांग कर दो, लेकिन उसको भी टर्की ने नहीं माना, क्योंकि टर्की कहता केवल टर्क, कुर्द नहीं, नेशनलिज्म का मुद्दा है। अब जरा इस कहानी को लेकर चलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा मुद्दा कनेक्टेड था। ये जो आप रेड रीजन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर था। 1914 से लेकर 1918 तक ओटोमन एम्पायर ये वेस्टर्न एलाइज पावर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ रहा था। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर कहीं आपको टर्की दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये पूरा एनाटोलिया प्लेट, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। इसी एरिया को अगर आज हम देखें तो देखिए ये रहा ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के नीचे, जस्ट नीचे देखिए पूरा टर्की आ गया। लेकिन उस टाइम पर ये पूरा क्या था? ये ओटोमन एम्पायर था। उसके इस रीजन में देखिए, यहां पर आपको आज सीरिया दिख रहा है, राइट? वहां सीरिया नहीं है, ये इराक, ईरान, ईरान तो इस साइड हो गया, पर्शियन अलग था। तो कहने का मतलब है ये पूरा जो एरिया ये ओटोमन एम्पायर था, राइट? मिडिल ईस्ट में फोर्थ लार्जेस्ट एथनिसिटी है कुर्द, फोर्थ लार्जेस्ट, लेकिन किसी भी देश में ये प्रभुत्व नहीं रखते पॉलिटिकली। अब देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1914 से 18 तक चलता रहा। अब कुर्द को लगा कि चलो ओटोमन एम्पायर हार गया है, और उसके बाद अब इन्होंने बंदरबाट शुरू कर दिए। किन्होंने? जीतने वाली ताकतों ने इस एरिया को अपने आपस में बांट लिया। फ्रेंच, ब्रिटिश, इनका अलग अलग डोमिनेंस का एरिया हो गया। अब इन्होंने सोचा कि चलो अब यहां पर क्योंकि अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द सेंस कि वो इन कॉलोनियल पावर्स को यहां से भगाना चाहते थे, तो इन्होंने फिर ट्रीटी साइन करी, जैसे ट्रीटी ऑफ सेवरस। इस ट्रीटी ऑफ सेवरस के तहत इनको वादा किया गया था, कुर्द को वादा किया गया था कि आपको एक अलग से स्टेट देंगे, कुर्दिश स्टेट बनाएंगे। कारण, क्योंकि ये जो आप डार्क ब्राउन रीजन देख रहे हैं ना, इस डार्क ब्राउन रीजन में ये कुर्द पॉपुलेशन पाई जाती है। ये देखिए टर्की के साउथ ईस्ट में पाई गई, सीरिया के यहां पर आप देख रहे हैं, इराक के ऊपर देख रहे हैं, ईरान के यहां पर देख रहे हैं। तो यानी कि इस पूरे एरिया में अगर यहां पर कुर्दिश पॉपुलेशन है और इस पूरे एरिया पर प्रभुत्व वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वेस्टर्न एलाइज का है, तो कायदे में इनको अलग से कुर्दिश स्टेट दे देते जब अलग अलग आप देश बना रहे थे। तो इन्होंने वादा भी कर दिया ट्रीटी ऑफ सेवरस में। सेवरस एक जगह है फ्रांस में, लेकिन फिर इसी वादे को इन्होंने तोड़ दिया।
और ट्रीटी ऑफ लॉसेंस साइन करी और इसके तहत इन्होंने टर्की, आज का जो टर्की है, मॉडर्न जो टर्की रिपब्लिक है, उसको बाउंड्री इन्होंने तय कर दी। इसमें एक लीडर का प्रमुख रोल रहा मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई टर्की की। तो खैर अब जो कुर्दिश थे फाइनली वो इन सभी देशों की माइनॉरिटीज बनकर रह गए। अब जरा चाइना का मुद्दा देख लेते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि अभी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन चल रहा है ये रीजन, यहां पर भी वो एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। तो फ्यूचर में अगर अभी हमने कभी भी टर्की को ओपनली इस मुद्दे को हमने नहीं उठाया, राइट, क्योंकि वी आर हैविंग दिस बैलेंसिंग स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू टर्की, बट टर्की नहीं माना तो हम फ्यूचर में देखेंगे। नाउ चाइना कह रहा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अरे ये जो टेरिटरी है आप डिस्प्यूटेड बता रहे हो, तो ये जो आपने हमारी टेरिटरी ली है, दिस इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड, राइट। लद्दाख रीजन अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा G20 की बैठक इनमें भी शामिल होने को मना कर दिया। तो यानी कि दूसरे की टेरिटरी को अपना बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमने ये वाला जो जिंगजेंग रीजन है, इसका मुद्दा हमने अभी तक नहीं उठाया कि भाई यहां पर उइगुर मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, या यहां पर भी अलग से एक नेशन की मांग वाली मूवमेंट चलती है, राइट। बाहर से सपोर्ट मिल सकता है, चाइना को इसका डर भी है। इसके अलावा ये वाला रीजन देखिए, इनर मंगोलिया वाला रीजन, ये लोग अपना अलग विरोध कर रहे हैं सीसीपी के खिलाफ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, कि सेव मंगोलिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया की पॉलिसी है कि इंडिया इनकी डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हम केवल ये कहते हैं जो हमारा है वो हमारा है, इसमें कोई भी मिक्स सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है। देखिए वी हैव टू प्रोजेक्ट क्लैरिटी एंड दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ। क्योंकि बहुत हो गया कि हम मिक्स सिग्नलिंग कर रहे हैं कि ठीक है जी, पीछे हम कह रहे हैं कि नहीं जी अक्साई चिन वाला पार्ट आपने गलत लिया हमारे से, अरुणाचल प्रदेश में आप ये मत करो, और वैसे हम चाइना के साथ एंगेज भी कर रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्टेटमेंट्स हैं मिस्टर एस जयशंकर की, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि देखो नेबर को समझना होगा कि अगर बॉर्डर पर टेंशंस हैं तो हमारे साथ रिश्ते आप बेहतर नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 के बाद ये सबसे पहला मतलब और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समागम मान लीजिए, क्योंकि देखिए जिस चीज को आपने अचीव किया है उस चीज को आपको प्रोजेक्ट भी करना होता है, राइट। तो दिल्ली में जब मीटिंग बुलाई तो वहां पर टर्की भी हाँ बोल रहा है, चाइना भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, और जैसे ही हमने कश्मीर के नाम लिया तो ये बैक ऑफ कर रहे हैं। देखिए टर्की का एक कारण है कि टर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहता है। सऊदी अरब इंडिया के साथ क्लोजनेस रख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जताया जिन इन्वेस्टर्स ने, उसमें से कितने सारे इन्वेस्टर्स सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। तो यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर में निवेश करके उसकी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज यहां पर ये सऊदी अरब के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि देखो सऊदी, तुम तो यूएस की तरफ चले जाते हो, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड है उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करते। तो टर्की उस पॉलिटिकल पोजीशन में इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है, राइट। यहां पर एर्डोगन साहब एक तरीके से फेमस हैं कि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करते हैं अपने देश में और अपने देश के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट। तो इसी वजह से कश्मीर से हमेशा ये कश्मीर पर यही उल्टे बयान देते रहते हैं। जरा पाकिस्तान का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं इंडिया का इर्रेस्पॉन्सिबल मूव है G20 की बैठक को श्रीनगर में कराना। अच्छा, मतलब अपने एरिया में, अपने घर, मतलब अपने घर में हम ड्राइंग रूम में बैठे, रूम में बैठे, वरांडा में बैठे, ये पड़ोसी बताएगा क्या हमको? क्या बात कर रहे हो? और क्या कह रहे हैं इर्रेस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप सबको पता है, सब चीजें कितनी अच्छी चल रही हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो गलती रही है वो है बॉर्डर पॉलिटिक्स को उसने अपने डोमेस्टिक एजेंडा में फायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया है, इकोनॉमी को प्रायोरिटी नहीं दी। अगर वो इकोनॉमी को प्रायोरिटी देती रेदर देन बॉर्डर पॉलिटिक्स तो आज काफी हालत सुधार जाते। इंडिया का रिस्पांस यहां पर क्लियरली ये है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर ये हमारी प्रायोरिटी है, और जो भी हमारे हिस्से को डिस्प्यूटेड बताएगा तो उसके साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। जम्मू एंड कश्मीर में अभी प्राइमरीली जो हमारा इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सर्विस बेस्ड है। कई लोग सोचेंगे कि यार जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, हम तो ये समझते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यानी कि टूरिज्म मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। अगर एक स्टेटमेंट भी बना दी जाए ना प्रीलिम्स में कि मोर देन 50% ऑफ द SGDP यानी कि स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स फ्रॉम टूरिज्म, तो बच्चे लगाकर आएंगे हाँ ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन हकीकत देखिए 7%। देखिए रिसर्च पेपर है, इसमें यहाँ क्या लिखा है, इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द टूरिज्म सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 7%, मात्र 7% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाता है जम्मू एंड कश्मीर, और जबकि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। 50% से 60% जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है वो टूरिज्म सेक्टर में है, लेकिन जो पूरा सर्विसेज का वैल्यू है वो केवल मात्र 7% है। तो इसी चीज को बदलना भारत सरकार चाह रही है।
ये जो लास्ट रिपोर्ट है इसको देखिए, 14.64% ग्रोथ रेट रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जम्मू एंड कश्मीर का। और ये देखिए 31% इंक्रीज हुआ है टैक्स में। तो अगर टैक्स में कलेक्शन में इंक्रीज हुआ है तो यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है, राइट। हाईएस्ट फुटफॉल रहा है जब 2020 की अगर हम बात करें, 75 सालों में हाईएस्ट फुटफॉल। और मुझे बताइए आप कब देखते हैं टूरिज्म का हाईएस्ट फुटफॉल किसी एरिया में? जब उनको लगता है कि यस वी कैन बी सिक्योर देयर, राइट। तो दिस इज वन अचीवमेंट। भारत सरकार चाहती है कि केवल सैनिक ब्यूटी ही नहीं, एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल, हेल्थ टूरिज्म बहुत अच्छा खासा यहां पर स्कोप बनता है। हम इसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को कहीं और जाना ना पड़े, बल्कि बाहर से भी लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सोचें। तो ग्लोबल सिग्नल है G20, एक तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को। देखिए जब तक आप फोकस में किसी को नहीं लाते तब तक वहां पर चीजें बेहतर नहीं होती। अब एक और चीज बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। These kind of events are not just for economy. जब इंटरनेशनल अटेंशन कहीं पर आती है, इन्वेस्टमेंट कहीं पर आता है, तो मुझे बताइए वहां की जो सरकार है वो अपनी गवर्नेंस को भी सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी? गवर्नेंस को सुधारेगी, क्योंकि आप फोकस में हैं तो छोटी छोटी गलतियां अब सीधे दिल्ली में हाईलाइट होंगी आपकी। तो ऐसे में गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी बेहतर करने में हेल्प मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में काफी बड़े हैं मल्टीपल नेशन से। अगर ये जो जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं इस ट्रैक को हम अचीव कर लें और स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो भी रिजॉल्व होंगी। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का जो विकास है वो समावेशी होगा, हर एक वर्ग को साथ लेकर चला जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है पाकिस्तान और चाइना के लिए कि देखो जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा करते रहते हो आप, टर्की आप भी बहुत ज्यादा करते हो, देखो पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर में ही बैठी है इस टाइम पे और कह रही है भारत के इस भाग में हम मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो अपनी ग्रोथ यहां पर देख रहे हैं, वो यहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं। तो यानी कि एक तरीके से पोस्ट 370 आर्टिकल 370 जो टाइम है उसमें इंडिया की पोजीशन को एक्सपोज करना, एक्सपोज इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में, कि देखो कितने सारे जो फॉल्स नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया ने भी फैलाए, टर्की ने भी फैलाए, वो सब चीजें फार्स हैं, राइट। सो G20 की जो समिट है ये अपॉर्चुनिटी है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए, कोलैबोरेट करे ग्लोबल लेवल पर हमारे साथ। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना नहीं आ रहा ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। और जो अभी तक पाकिस्तान का एक स्कीम रही है कि कश्मीर को अनस्टेबल करते रहेंगे, तो वो अब शॉर्ट लिव्ड है, वो ज्यादा चलेगी नहीं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, ये आपको अभी मैंने डेटा से ही बताया। इवन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी अब सोशल मीडिया के थ्रू जान पा रहे हैं कि देखो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो भारत एडमिनिस्टर कर रहा है वो कितना प्रॉस्पर कर रहा है, और जो एरिया कब्जाया हुआ है पाकिस्तान ने उसके क्या हालात हैं। तो यानी कि जो पाथ है डेवलपमेंट का, इससे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रिफ्लेक्ट होगी और इससे इंडिया की जो यूनिटी इंटीग्रिटी वाली भावना है वो और ज्यादा प्रगाढ़ बनेगी। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं इतने बार ये डिस्कशन हुआ है G20 पर अलग अलग पहलुओं पर, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स इसमें आने लगे होंगे।